क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो डिस्टेंस मूव किया गया है वो इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस कितना मूव किया? 2 किलोमीटर के आसपास। तो उस समय हम इसको किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं कि एक सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। या जैसे मान लो हो सकता है कि एक बस भी जो हो या एक ट्रेन हो, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं उसको। कब लेंगे? कि जैसे मान लो सपोज ये बस है, बस की लेंथ हमने मान लिया कि 2.5 मीटर, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, सपोज ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस बस को भी हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह ट्रीट करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होना चाहिए वो इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो हो सकता है कि कभी एक अगर हाथी की बात करें तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो और एक चींटी जो हो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो। जैसे अगर मान लो सपोज एक हाथी है जिसका अगर सपोज अगर उसका जो लेंथ अगर देखे या एक तरीके से कि कितना, ये इस तरह से लेंथ अगर देखे तो मान लेते हैं कि 1 मीटर का है। अगर ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो भी ये हाथी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं। लेकिन वही अगर एक एंट है अगर सपोज, तो इसकी लेंथ अगर सपोज 3 सेंटीमीटर है और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 0.02 मिलीमीटर। तो इस केस में ये जो एंट होगा इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके इसका जो डायमेंशन है, एंट का जो डायमेंशन है, उसके रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो क्या है? काफी, ये जो इसका डायमेंशन है वो ज्यादा है। तो इसीलिए इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे? ये डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस मूव करेगा उसके रिस्पेक्ट में, ये से 1 मिनट, डायमेंशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? काफी कम होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी वेरी लेस देन डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो पहली चीज हमने देखी क्या कि इस पूरे चैप्टर में एक ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बिना किसी उसका रीजन जाने कि क्यों मूव कर रहा है, ठीक है। और कैसे ऑब्जेक्ट से डील करेंगे हम लोग? पॉइंट ऑब्जेक्ट, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है उसकी लेंथ, ठीक है, तो उस समय हमें कैसे ट्रीट करना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। आपको हर एक क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाएगा कि इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना है, वो आपको देख करके ही आइडिया लगाना पड़ेगा कि हाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे या नहीं लेंगे। वैसे 99% क्वेश्चन में हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे कब कहलाता है और एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है। कि रेस्ट एंड मोशन, कि किस किस समय एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा और किस समय एक ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन डिसाइड करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? तो एक, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा टाइम, लो टाइम के बारे में भी देखना रहता है, और तीसरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को के बारे में ये डिसाइड करना हो कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है। तो उस समय हमें यही देखना होगा कि ये उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन और उसके अलावा टाइम, और तीसरी चीज हमें देखनी होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से हम लोग देखते हैं कि कैसे तीन तीन चीजों की जरूरत होगी और इन 3 चीजों के बिहाफ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये पर्सन सी हो गया। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए या पर्सन है, और एक सामने उसके उसी ट्रेन में या बस ले लो,
इसमें एक दूसरा पर्सन बी है, ठीक है। सपोज थोड़ी देर बस ने स्टार्ट कर दिया मूव करना, वो यहाँ से चल के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये इस पोजीशन पे पहुंचे, ये रहा उस बस का न्यू पोजीशन, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ए से पूछता हूँ कि जो बी के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो रेस्ट पे है या मोशन में, तो हम लोग डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, बी के बारे में, ठीक है। कि बी जो है वो रेस्ट पे है या मोशन में। तो मैं अगर पूछूं कि ए से कि बी जो है वो रेस्ट पे है या मोशन में, तो ए यही सोचेगा ए के रिस्पेक्ट में कि अभी भी बी जो था थोड़ी देर पहले मेरे सामने ही बैठा हुआ था, और अभी भी क्या है, वो मेरे सामने ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो यही सोचेगा कि बी जो है वो किस में, रेस्ट पे है। अकॉर्डिंग टू ए बी किस में होगा, रेस्ट पे होगा। अगर मैं सी से पूछूं तो सी ये बोलेगा कि यार बी थोड़ी देर पहले मुझसे इतनी दूर था, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ी ज्यादा दूर है। तो बी सी ये बोलेगा कि बी जो है वो किस में है, मोशन में। सी क्या बोलेगा कि बी किस में है, मोशन में। अब यहाँ हमने देखा कि एक ही पर्सन बी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है और बी के रिस्पेक्ट में मोशन में, और है दोनों ही सही कि बी इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है और सी के रिस्पेक्ट में मोशन में, दोनों ही सही है। तो एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट, ये क्या शो कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है हो सकता है कि किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो और किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। तो यहाँ से पहली बात क्या पता चली कि रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं। कैसा होता है, रिलेटिव टर्म, कि किसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एक एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब यहां से लिख सकते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, कोई भी एक ऐसा एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। अब ये इन तीन चीजों की जरूरत कैसे पड़ी वो देखते हैं। ए ने जो डिसाइड किया बी के बारे में, तो उसने क्या सोचा कि थोड़ी देर पहले ये पर्सन मुझसे मेरे सामने ही बैठा था और अभी भी मेरे सामने ही बैठा। मतलब जब ए से पूछा गया बी के बारे में कि बी रेस्ट पे है या मोशन में है, तो उसने सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व की, पोजीशन ऑफ बी, कि बी का पोजीशन अभी भी वही है और थोड़ी देर पहले भी यही था। तो ये चीज ऑब्जर्व किया कि उसने पोजीशन। सेकंड क्या उसने ऑब्जर्व किया, टाइम के साथ पोजीशन देखा उसने, कि अभी भी मेरे सामने ही बैठा है और थोड़ी देर पहले भी मेरे सामने ही बैठा था, ठीक है। तो ए ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, पोजीशन ऑफ बी और टाइम, कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। और एक बात हम लोग कर रहे थे कि एक बार ए के रेस्पेक्ट में और एक बार सी के रेस्पेक्ट में। तो ए और सी जो हुए वो क्या हुए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से जब भी एक ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन की बात करेंगे तो क्या डिसाइड करेंगे, सबसे पहले ये देखना रहेगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, किसके साथ, टाइम के साथ, किसके साथ, टाइम के साथ, और किसके रिस्पेक्ट में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कि जिसके रेस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन के बारे में डिसाइड करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ए के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ए जो हुआ वो क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड एग्जांपल में किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, सी के रिस्पेक्ट में, तो जो सेकंड एग्जांपल में सी जो हुआ वो क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि एनीथिंग विथ वी ऑब्जर्व with respect to which we observe motion of an object, motion of an object, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट एक ऑब्जेक्ट का मोशन या जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी,
एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, दूसरा टाइम की, और तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, ये डिसाइड करने के लिए हम क्या देखेंगे, ये तीन चीजें देखना रहेगा अपने को। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या देख लिया, रेस्ट पे कब होगा एक ऑब्जेक्ट, एक मोशन में कब होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, थोड़ा बेसिक लेक्चर रहेगा आज का। ठीक है, कुछ काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मोशन देखना। ठीक है, एक हमारा आता है कौन सा, सबसे पहले इसमें हमें जो ऑब्जर्व कर ये पढ़ना है वो किसके बारे में, ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर वो ऐसे मूव कर रहा है कि उसके उस ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स, मान लो ये दो तीन पॉइंट्स ले लेते हैं, ए ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, ये सारे पॉइंट अगर सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट जो हैं, अच्छा थोड़ा फास्ट चले, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा कि जैसे मान लो सपोज ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, तो उसके सारे पॉइंट्स जो रहेंगे वो सेम पाथ अगर फॉलो करते हैं, सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। हमें इस चैप्टर में इसी मोशन के बारे में पढ़ना है, कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ये क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो पाथ होना चाहिए, हर एक पॉइंट का जो पाथ होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर एक केस देखते हैं कि मान लो कैसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पाथ पे फॉलो कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ये रेक्टिलिनियर मोशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अगर वही सारे ऑब्जेक्ट क्या हो कि अगर एक कर्व्ड पाथ पे मूव करे, जैसे मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सारे कोई एक ऐसा कर्व्ड पाथ पे मूव कर, कुछ इस तरीके का कर्व्ड पाथ है, और सब क्या है, सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के पैरेलल है, तो सारे पॉइंट्स क्या है, सेम टाइप का पाथ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पाथ का शेप कैसा है, कर्व्ड है। तो कर्व्ड शेप है तो क्या लिखेंगे कि ये कैसा मोशन होगा, कर्वी लीनियर। ठीक है, कैसा मोशन, कर्वी लीनियर मोशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस के बारे में देखें तो क्या होगा, जैसे मान लो सपोज एक पर्सन ए से लेकर के बी तक जा रहा है। ठीक है, ए से बी तक जाने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। तो सपोज कोई पर्सन अगर इस पाथ पे जा रहा है, कोई पर्सन सपोज कुछ इस पाथ पे जा रहा है। ठीक है, ये कोई पर्सन सपोज इस तरह से पाथ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे पाथ वन हम लोग नाम दे देते हैं, कौन सा, पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री। तो जिस भी पाथ पे अगर मूव कर रहा है, ठीक है, जो भी, जैसे मान लो सपोज एक पर्सन अगर पाथ टू पे जा रहा है या वन पे जा रहा है या फिर थ्री पे जा रहा है, तो इसकी जो लेंथ होगी, पाथ की जो लेंथ होगी, वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उस पाथ की लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जिस भी पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि सपोज एक पार्टिकल का पोजीशन, अगर ये एक्स एक्सिस माना हमने, ये वाई एक्सिस, इनिशियल पोजीशन सपोज क्या है, ये रहा हमारा R1, आर इनिशियल वेक्टर लिखते हैं। दूसरा है एक आर एफ वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, ये आर इनिशियल पॉइंट ए मान लिया, थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पॉइंट बी पे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जो जिस टाइम पे हम लोग ये मोशन का को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, मोशन का ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टी इक्वल्स टू जीरो। उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, टी इक्वल्स टू जीरो, जिस टाइम पे हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। मान लो सपोज कोई ऑब्जेक्ट ये इस पाथ पे जा रहा है, ठीक है, ए पॉइंट पे वो टी इक्वल्स टू जीरो पे था, और टी इक्वल्स टू टी पे पॉइंट बी पे था। ठीक है, तो ये इस पाथ पे जा रहा है, तो इसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल। तो एक तरीके से अगर देखें तो सपोज थोड़ी देर पहले वो यहाँ ऐसा चला, इसको हम लोग लिख देते हैं DL1। क्योंकि इस पाथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, DL1। थोड़ी देर बाद ये चला, इसकी लेंथ को ये हमने DL2 लिखा, फिर ये लिखा DL3। डी क्या है, DL1, DL2, DL3 क्या है, काफी स्मॉल डिस्टेंस है।
तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा वो क्या आएगा, तो सबका मॉड का समेशन, जो dl1 वेक्टर है प्लस dl2 वेक्टर है प्लस ऐसे ही सबका क्या होगा, समेशन। तो एक तरीके से पाथ लेंथ, जो जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होगी, तो स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम लोग कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हम लोग सिर्फ सपोज अगर इस पाथ पे जा रहा है तो इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कितनी लेंथ हुई है, जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट देखे तो मीटर। ठीक है, बाकी इसके अलावा सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, किलोमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो ये सारे भी यूनिट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो कभी भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जीरो नहीं हो सकता है। फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। ध्यान रखना, मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पाथ पे चला होगा, और जिस पाथ पे चलेगा उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमें बताता है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये हमें क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसमें क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया हमने एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये इनिशियल पोजीशन लिया हमने आर आई, जिस समय हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद पार्टिकल का पोजीशन ये रहा, इसको आर एफ लिख लेते हैं। ठीक है, ये टी इक्वल्स टू मान लेते हैं कहाँ कब है, टी पे है। ठीक है, ये अगर सपोज पाथ इसी पाथ पे चला है, इस वाले पाथ पे जो मैंने कर्व्ड पाथ बनाया है, तो उस केस में अगर देखें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करेंगे। क्योंकि पोजीशन चेंज का मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करें। ठीक है, और डायरेक्शन किधर किस तरफ, ये होगा हमारा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। ठीक है, यही क्या होगा, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा आर वेक्टर से। ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो यहाँ से अगर देखिए तो डेल्टा आर वेक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो डेल्टा आर वेक्टर को तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखें तो ये क्या होगा, आर आई वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर, डेल्टा सॉरी आर एफ वेक्टर। तो यहाँ से जो डेल्टा आर आया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके बराबर, तो आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। यानी ये क्या है हमारा, कि ये फाइनल पोजीशन वेक्टर और ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये फाइनल और ये इनिशियल। कभी कभी आपको क्या रहेगा कि आर एफ और आर आई को एक्स वाई जेड के टर्म में दिया रहेगा। तो ये एक्स आर एफ को क्या लिख लिया, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। आर आई को क्या लिखा हुआ है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो डेल्टा आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, आर एफ माइनस आर आई। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। और एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जब भी डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना हो सीधा क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल को डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, चलो इसका भी एसआई यूनिट वगैरह क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर होगा, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। बाकी यूज इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, किलोमीटर और मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखें कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो सकता है कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर जीरो, तीनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो।
इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है ये हमें क्या बताता है कि डायरेक्शन के बारे में, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमें किसके बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में। सपोज मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो अगर जॉब और अपोजिट डायरेक्शन को क्या ले लिया, नेगेटिव, यानी अगर ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव, इधर की तरफ आया मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो रहेगा ये कभी हमें ये नहीं बताएगा कि वो जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो वाली बात नहीं होगी। क्या होगा कि ये साइन जो होगा वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ, ठीक है। जीरो कब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। सपोज अगर पर्सन ए से चलना शुरू किया, बी तक पहुंचा और फिर थोड़ी देर बाद ए तक ही आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल क्या है, दोनों सेम पोजीशन पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। इसके अलावा देखें तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा, तो अगर कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ये होगा ए से बी तक जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, और कर्व्ड पाथ पे जो मूव करेगा इसकी लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, डिस्प्लेसमेंट से। इक्वल टू वन कब होगा कि जब पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव करे, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करे, और वो भी विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इफ बॉडी मूव्स विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बॉडी मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, ठीक है, एंड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज किए बिना स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं स्पीड। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं स्पीड के बारे में, ठीक है। कि स्पीड क्या होता है, स्पीड हमें क्या बताएगा कि किस रेट से, जब भी अगर मान लो हम सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बताएगा हमें क्या, स्पीड। ये रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। किसी भी क्वांटिटी के चेंज होने का रेट का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी एक सेकंड में कितने से चेंज, एक सेकंड में कितने से चेंज हो रहा है, ठीक है। वो क्वांटिटी जैसे मान लो सपोज अगर अभी इस साल अगर सपोज 2017 में अगर किसी पर्सन की हाइट 4 फीट है और 2018 में अगर उसकी हाइट 6 फीट हो जाती है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, तो 2 फीट पर ईयर, ठीक है। तो ये रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा कि वो पर्सन किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। जैसे मान लो सपोज ए से बी तक एक पॉइंट पर्सन जा रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर देखें ये एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है, टी टाइम में अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड क्या होगा कि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस और टाइम कितना टी, तो यही हमें क्या बताएगा, स्पीड। यानी रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना, टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट ये एक्स वाई एक्सिस अगर देखें, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट हमने माना ए, यहाँ से आर इनिशियल रहा और ये क्या रहा, आर फाइनल, ठीक है। अगर वो कुछ ऐसे कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से टी इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ था और टी इक्वल्स टू टी पे वो यहाँ पे था, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल करेगा कि डी एल वन वेक्टर, डी एल टू वेक्टर, ठीक है, फिर डी एल थ्री वेक्टर, ऐसे अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डी एल वन का मॉड प्लस डी एल टू का मॉड प्लस ऐसे ही पूरा अपॉन कितना, डी टी अपॉन टोटल टाइम कितना टी,
अपॉन ये कितना आ जाएगा टोटल टाइम टी के बराबर। ठीक है, तो ये यहाँ से ये dl1 dl2 इन सबका हमेशा क्या लेना है मॉड। तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन कितना टी, इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन टी। इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या बताएगा कि जो सारे जो dl मैग्नेट dl वेक्टर है उनका मॉड का समेशन, उनके मॉड का क्या होगा समेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कैसा डीएल वेक्टर, ये डीएल का मॉड, ये ध्यान रखना ये कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा मीटर पर सेकेंड। कभी कभी ऐसा होगा हमें स्पीड दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और टाइम दिया हुआ रहेगा, यहाँ से अगर देखें तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो क्या लिखेंगे, तो स्पीड इक्वल्स टू स्पीड v इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन टी। यहाँ से इधर इसको इधर भेज करके v इंटू टी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dl। ठीक है, स्पीड। अब इस ये एवरेज स्पीड हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो सपोज एक पर्सन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अलग अलग स्पीड से जा रहा हो, सपोज एक पॉइंट ए ले लिया दूसरा पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक वो अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे सपोज 60 किलोमीटर पर आवर से गया। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ कि वो 30 किलोमीटर पर आवर से गया। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद ये कुछ ऐसे कर्व्ड पाथ पे चला गया 40 किलोमीटर पर आवर से। तो जब भी इस तरह से एक ऑब्जेक्ट मूव करे कि अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल्ड करे, ठीक है, तो अगर हमें इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो एवरेज स्पीड हमें क्या बताता है कि वो कांस्टेंट स्पीड जिससे अगर एक पर्सन मूव करे तो सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड करे। जैसे मान लो सपोज वो ए से लेकर के सी तक अगर 4 आवर्स में गया है, 4 घंटे में अगर ए से सी तक ये पूरा ऐसे पाथ पे मूव करते हुए गया है, और अगर उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सपोज 1000 किलोमीटर, तो हमें एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड निकालनी है कि जिससे अगर वो मूव करे तो ये 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कितने घंटे में पूरा करे, 4 घंटे में ही पूरा करे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये दो केस है, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसके अलावा किलोमीटर पर आवर ये सब यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक केस आता है कि जैसे मान लो सपोज एक पर्सन यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर के बी तक वो क्या हुआ यू वेलोसिटी से मूव किया कितने टाइम के लिए टी टाइम के लिए, बी से लेके सी तक वी डिस्टेंस से मूव किया कितने टाइम के लिए टी टाइम। अब ए से सी तक ये यहाँ से अलग अलग स्पीड से जा रहा है, ए से बी तक यू से और बी से सी तक वी से। तो इस केस में अगर हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है कि वो कांस्टेंट स्पीड जिससे अगर मूव करे पार्टिकल तो सेम टाइम में वो ए से सी तक पहुंच जाए, क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसके लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना, तो u इंटू टी प्लस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल v इंटू टी और टोटल टाइम किसके बराबर, तो t प्लस टी कितना आ जाएगा 2t। तो ये कितना होगा u प्लस वी बाई 2। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब इक्वल टाइम के लिए वो क्या करे कि ये इक्वल अलग अलग वेलोसिटी से जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक केस देखते हैं कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी से। ठीक है, ये नहीं मान लो कि ये सपोज s/2 डिस्टेंस वो u से जा रहा है, ठीक है, a से b तक, अगला s/2 डिस्टेंस वो किससे जा रहा है v से। अब इसके लिए अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो कितना लगाते हैं s/2 प्लस s/2 कितना आ जाएगा s, ये ए से बी तक का टाइम को हम लोग ले लेते हैं टी ए बी और बी से सी तक के टाइम को टी बी से, यही टोटल टाइम लगा। क्या लिखेंगे एस अपॉन ए बी को क्या लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, तो टाइम इक्वल टू कितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना s/2 स्पीड कितनी u प्लस ये कितना s/2 अपॉन v। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं इसको तो ये आता है 2 इंटू यू प्लस वी बाई
u प्लस, एक मिनट ये आ जाएगा, हाँ 2 इंटू वी प्लस कितना, u प्लस वी। ठीक है, तो ये अगर जब भी सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है तो उस केस में क्या आएगा कि ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से तो उस केस में u प्लस वी बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा कि जैसे मान लो सपोज कोई पर्सन अगर बाइक वगैरह या कार से जा रहा है, सडनली अपने स्पीडोमीटर पे देखा आपने, जब भी बाइक या कार होगा तो उसमें एक रीडिंग शो करने के लिए कि स्पीडोमीटर रहता है, सडनली आपने उस पे देखा, अगर वो रीडिंग कितना शो कर रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर, या फिर 100 किलोमीटर पर आवर, या फिर 1000 किलोमीटर पर आवर, तो उस पर्टिकुलर टाइम का जो स्पीड होगा वही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये कैसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से कि स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये क्या है, स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट की जो स्पीड होगी वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ बेटा चलान कोई नहीं, ये बेटा नॉर्थ कोरिया में जो है ना ये स्पीड एटलीस्ट होना चाहिए रोड पे। ठीक है, तो आप इससे कम पे आप उस नॉर्थ कोरिया में आप इससे कम वाली स्पीड पे नहीं जा सकते, वहां जाके चला सकते हो, चालान भी नहीं कटेगा, इससे कम जाओगे तब चालान कटेगा। चलो नेक्स्ट इसको कैसे देखते हैं हम लोग कि जो स्पीड इक्वल्स टू हमने क्या लिखा कि डी एल, यानी एक तरीके से जो डीएल का इंटीग्रेशन आता है अपॉन कितना, टी लिखा था अपने। ठीक है, तो एक तरीके से क्या, डेल्टा एस अपॉन कितना, डेल्टा टी। ये क्या है हमारा, डेल्टा टी क्या है हमारा टाइम इंटरवल, और ये डेल्टा एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब एक बात देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो उस केस में जो डेल्टा टी होता है, जो टाइम इंटरवल होगा, वो क्या होता है, काफी कम होता है, क्योंकि सडनली हमने स्पीडोमीटर पे देखा। ठीक है, सडनली स्पीडोमीटर पे देखते हैं तो टाइम इंटरवल क्या होता है, काफी कम, क्योंकि उस टाइम इंटरवल में हमारा द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो भी क्या होता है, काफी स्मॉल। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये किसके बराबर आएगा, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इसको क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी। यही क्या होगा, स्पीड v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये हमें क्या बताएगा कि रेट ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कि किस रेट से एक पर्सन जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, यानी पर सेकंड उसके पोजीशन में कितने का चेंज आ रहा है। ठीक है, यही हमें क्या बताता है, ये वेलोसिटी। तो मान लिया कि एक पर्सन, ये हमने एक्स एक्सिस माना, ये वाई एक्सिस, ये पोजीशन पी है, आर आई, और ये थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आर एफ पे पहुंचा। अगर वो कोई भी पाथ ऐसा फॉलो करते हुए जा रहा है तो उस केस में भी जो चेंज इन पोजीशन आया वो किसके बराबर होगा, तो यही होगा हमारा, यही निकाला था हमने, जिसको क्या लिखा था, डेल्टा आर वेक्टर, ये लिखा था। तो डेल्टा आर वेक्टर ये टी इक्वल्स टू कब की बात है, जीरो, और ये टी इक्वल्स टू टी की बात है। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ और टी इक्वल्स टू टी पे वो इस पोजीशन पे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वही हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो इसको क्या लिखेंगे, तो चेंज इन पोजीशन कितना, तो डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, यानी डेल्टा आर, एक काम करते हैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। तो v वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर अपॉन टी। और अगर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखेंगे, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का मॉड अपॉन कितना, टी के बराबर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जो वेलोसिटी। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन जो होगा वो किधर, डायरेक्शन जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आर एफ माइनस आर आई वेक्टर होगा तो उसी के डायरेक्शन में होगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो एवरेज वेलोसिटी आएगी। एवरेज वेलोसिटी फिर से क्या होगा कि वही टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर वही एक तरीके से हमने जैसे देखा था कि एक पार्टिकल जो था अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अलग अलग स्पीड से मूव करे तो हर एक केस का डिस्प्लेसमेंट देखना अपने को, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना, टोटल टाइम टेकन। ठीक है। और एक और इसके बाद कौन सा रहेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हमें क्या बताएगा कि वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है। तो उसके लिए फिर से क्या होगा हमारा कि वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा हमने कि डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, तो डेल्टा टी क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। इसको क्या लिख सकते हैं कि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, ये क्या होगा, वी वेक्टर। अब एक बात देखो, कभी भी एक हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर अगर डिनोट किया गया हो, ठीक है, सपोज एक पॉइंट ए पे है एक ऑब्जेक्ट, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, आर वेक्टर। ठीक है। तो आर वेक्टर क्या हो सकता है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसमें अगर हमें लिखना है वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो डी आर बाई डी टी लिखा अपन ने, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। ठीक है, जो भी उसका पोजीशन वेक्टर हो। ये डी एक्स बाई डी टी क्या देगा हमें, वी एक्स, डी वाई बाई डी टी वी वाई, और डी जेड बाई डी टी वी जेड। ये तीनों क्या है हमारा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वाई कंपोनेंट, और ये जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, वी वेक्टर। अगर हमें वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का अगर सपोज ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आर और टी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये अगर सपोज इस तरह का अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या, डी आर वेक्टर बाई डी टी। ये डी आर बाई डी टी हमें क्या बताता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे डी वाई बाई डी टी क्या होगा कि एक्स और वाई का जो कर्व होगा उसका स्लोप होता है, तो डी आर बाई डी टी क्या होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, tan थीटा भी लिखते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो सपोज आर और टी का ग्राफ दिया हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा स्लोप, ट्रांजेंट ड्रॉ करेंगे। इसका जो भी स्लोप होगा, स्लोप का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो मान लिया कितना, थीटा वन। यहाँ पे देखा हमने कि सपोज इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये जो एंगल फॉर्म करेगा थीटा टू होगा। ठीक है। यहाँ से हमने क्या देखा, थीटा वन और थीटा टू। तो ये पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट क्यू, तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी जो होगा वो किसके बराबर, तो ये क्या होगा, tan थीटा वन, और वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू tan थीटा टू। ठीक है। तो जो भी tan थीटा वन, अगर सपोज थीटा वन ग्रेटर देन किससे है, थीटा टू से, तो tan थीटा वन क्या होगा, ग्रेटर देन tan थीटा टू। तो यहाँ से क्या शो करेगा कि वीपी इज ग्रेटर देन किससे, वीक्यू से। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, सपोज कोई एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कि 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप प्लस 6t स्क्वायर के कैप। अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालनी है कि वी वेक्टर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें कितना आएगा, 6t आई कैप प्लस 4j कैप प्लस कितना, 6t स्क्वायर के कैप। तो ये कितना, 12t के कैप। अब यहाँ पे अगर पुट करना है कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड पुट करो, क्या आएगा, v इक्वल्स टू 6t, यानी कितना आ जाएगा, 12 आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस 24 के कैप। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है।
हाँ सही है बेटा आपका। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन दिया हुआ है, कि सपोज एक ऑब्जेक्ट का की जो वेलोसिटी दी हुई है, वो वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, कि 3t i कैप प्लस या 3t i कैप प्लस 4t j कैप, ये v वेक्टर दिया हुआ है। अगर हमें उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं ये, कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, तो t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू किसमें 2 सेकेंड तक में उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, ठीक है। क्या करेंगे, तो हमने क्या देखा था, v वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो डी आर वेक्टर इक्वल्स टू v इंटू डी टी वेक्टर का क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो v वेक्टर का क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो डी आर वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t इंटू डी टी आई कैप प्लस 4t डी टी जे कैप। यहाँ से ये कितना आएगा, t इक्वल्स टू टाइम यहाँ से कहाँ तक 0 से 2 है, ये भी 0 से 2, और ये कितना इनिशियली अगर उसका पोजीशन एक पार्ट में मान लो दिया हुआ है कि r इक्वल्स टू उसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0,0, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है उसका इनिशियल पोजीशन 0,1,1, ये कब की बात है, ये t इक्वल्स टू 0 की, ये भी t इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना 0,0,0 से लेकर के कहाँ तक r मान लेते हैं, ठीक है, r वेक्टर तक जो भी x y z आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3t² बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, प्लस 4t² बाई 2, लिमिट 0 से 2, यहाँ पे t इक्वल टू 2 पुट करेंगे वो निकल जाएगा। जो बी पार्ट है इसका, जिसमें r वेक्टर दिया हुआ है, इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये डेल्टा आर जो आएगा, तो डेल्टा आर की जो लिमिट पुट करेंगे वो 0,1,1 से लेके XYZ पुट करेंगे, ठीक है। और इधर की तरफ कितना 3t² बाई 2, लिमिट 0 से 2, प्लस 4t² बाई 2, लिमिट 0 से 2 तक, ठीक है। ये अगर नया पोजीशन निकालना हो तो XYZ कर देंगे यहाँ से, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यही वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, बेटा इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या, ये जो सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट हो। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए कि एक एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो सपोज एक पर्सन यहाँ से लेके ये 60 किलोमीटर पर आवर से वो 3 आवर तक जाता है, ठीक है, और दूसरा 90 किलोमीटर पर आवर से कितना 2 आवर तक जाता है। तो यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो या एवरेज वेलोसिटी, दोनों क्या होगा सेम, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, स्पीड और एवरेज स्पीड या फिर स्पीड और वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और स्पीड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने देखा कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा अपने को, स्पीड अपॉन वेलोसिटी, और स्पीड अपॉन वेलोसिटी भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल कब होगा, कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या है पुट करेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है कितना, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला पूरा डिस्टेंस होगा, ये लेंथ होगी, तो ये किसके बराबर 180 प्लस कितना 180 अपॉन टोटल टाइम कितना 5, तो ये 360 कितना अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे लगभग 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, चलो नेक्स्ट अगर देखा जाए एक और एक काम करेंगे, आपको इस जो स्पीड एंड वेलोसिटी पे जो है आज आपको एक डीपीपी दे देंगे, आप वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास से एक्सेलरेशन और बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो भी आपको एक डीपीपी आपके आधे घंटे में आपको डीपीपी एक मिल जाएगा, और ये भी इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। आप एक बार जो भी अगर डाउट हो तो इससे देख लेना,
एक डीपीपी का सॉल्यूशन, डीपीपी आपको मिल जाएगा, उसको सॉल्व करके देखना, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर अब ये 5-6 मिनट में तो अब कुछ एक नया टॉपिक हो नहीं पाएगा, तो आगे हम लोग कल ही क्लास कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में किसी को कोई डाउट? इस लेक्चर में बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, फिर बेटा मैं फिर ये क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा। डीपीपी जरूर सॉल्व कर लेना, उसमें लेवल वाइज में क्वेश्चन दे दूंगा, पहले इजी क्वेश्चन रहेगा, फिर बाद में अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, तो आप डीपीपी जरूर सॉल्व कर लेना।